हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। उच्च शिक्षा संस्थाओं में समता इक्विटी को लेकर 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा पारित यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ आज रांची के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने संयुक्त रूप से एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि ये अधिनियम समता को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को और बढ़ा सकता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनसे छात्र समुदाय में असंतोष है। छात्रों के अनुसार यदि कोई एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र विश्वविद्यालय में गठित किसी सेल में शिकायत दर्ज कराता है और बाद में वो शिकायत गलत पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई काउंटर शिकायत दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। छात्रों का कहना है कि इस तरह के प्रावधानों से गलत शिकायतों को बढ़ावा मिल सकता है और इससे निष्पक्षता प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूजीसी से मांग की है कि या तो इस अधिनियम को पूरी तरह वापस लिया जाए या इसमें संशोधन कर ये प्रावधान जोड़ा जाए कि यदि कोई शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे पूरे राज्य में और हर विश्वविद्यालय में उग्र रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और केंद्र सरकार और यूजीसी से छात्रों के हित में निर्णय लेने की अपील की। गुमला के दोदांग में सड़क दुर्घटना, 2 युवकों की मौत। मसूरिया डैम से लौटते समय हुआ हादसा, एक बाइक पर सवार थे 3, एक जख्मी। गुमला जिले में शुक्रवार शाम एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा घाघरा गुमला सड़क पर दोदांग के पास हुआ। घायल युवक का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में से एक की पहचान बिशनपुर निवासी एल्बर्ट एक्का के रूप में हुई है। दूसरे मृतक की पहचान अभी से नहीं हो पाई है। इस दुर्घटना में आदर पोखरा टोली निवासी दीपक भगत घायल हुए हैं। घायल दीपक भगत ने बताया कि वे तीनों दोस्त मसूरिया डैम घूमने गए थे। शुक्रवार देर शाम डैम से लौटते समय दोदांग ढलान के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद गुमला उत्तरी भाग के जिला परिषद सदस्य भूतपूर्व सैनिक तेतरू उराम ने स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तीनों घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल गुमला भिजवाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। गुमला पुलिस मृतकों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सूचना देने का प्रयास कर रही है। फिलहाल दोनों शवों को सदर अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। उनका पोस्टमार्टम शनिवार को किया जाएगा। झारखंड निकाय चुनाव में आया अपडेट, अब सहायक निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्रों की जांच नहीं कर सकेंगे। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए जाने वाले नामांकन पत्रों की जांच सिर्फ निर्वाची पदाधिकारी यानी आरओ करेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का काम सहायक निर्वाची पदाधिकारियों यानी एआरओ द्वारा नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर निर्वाची पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। आयोग के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए ये काम सिर्फ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच में किसी वरीय पदाधिकारी या पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करना है। निर्णय निर्वाची पदाधिकारी को ही करना है। आयोग के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच के समय उम्मीदवार, उनके प्रस्तावक, निर्वाचन अभिकर्ता एवं एक अन्य प्राधिकृत व्यक्ति या अधिवक्ता हो सकते हैं। इस समय उम्मीदवार की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि तथा अवधि में नामांकन पत्रों द्वारा दाखिल सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। निर्वाची पदाधिकारियों से कहा गया है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के समय ही नामांकन पत्रों की प्रारंभिक जांच कर ली जाए, जैसे उम्मीदवार तथा उनके प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में है या नहीं और नामांकन पत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किया गया है या नहीं। इसलिए निर्वाची पदाधिकारी के पास पूरे नगरपालिका के सभी वार्डों की मतदाता सूची होनी चाहिए, क्योंकि नगरपालिका के मतदाता सूची में दर्ज कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड से उम्मीदवार हो सकता है। आयोग ने नामांकन पत्रों के दाखिल करने से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूर्व में जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही पूरा करने को कहा है। ये सुनिश्चित करने को कहा है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय अधिकतम 3 वाहनों एवं 5 व्यक्ति का ही प्रवेश हो। किसी उम्मीदवार के नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में महज 3 वाहनों का ही प्रवेश होगा। वहीं नामांकन के समय अधिकतम 5 व्यक्ति का ही इस परिधि में प्रवेश हो सकेगा। निर्वाची पदाधिकारियों को यह भी सुझाव दिया गया है कि तकनीकी व लिपिकीय त्रुटि को नामांकन पत्रों की जांच के समय नजरअंदाज किया जाए।
उसके आधार पर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द न किया जाए। साथ ही किसी उम्मीदवार के नामांकन रद्द किए जाने का पर्याप्त आधार होना चाहिए। इससे संबंधित आयोग के दिशा निर्देश का सख्ती से अनुपालन हो। इरफान अंसारी ने कहा, राहुल गांधी ने ठोकी उनकी पीठ, कहा तुम युवा और ऊर्जावान हो, दिख रहा तुम्हारा काम। नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को दिल्ली में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड के जामताड़ा आगमन का औपचारिक निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि वे शीघ्र ही जामताड़ा आएंगे, जहां एक ऐतिहासिक जनसभा एवं सम्मेलन आयोजित करेंगे। मुलाकात के दौरान झारखंड की राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संचालित जनहितकारी एवं ऐतिहासिक विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इरफान अंसारी के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और सरकार जनहित के मुद्दों पर पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। इरफान अंसारी ने बताया कि राहुल गांधी ने उनकी पीठ ठोंकते हुए कहा, तुम युवा और ऊर्जावान हो, इसी तरह जनता के हित में बेहतर काम करते रहो। पार्टी को तुम पर भरोसा है और तुम्हारा काम दिख रहा है। मैट्रिक इंटर स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली की अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी संशोधन नियमावली 3 परीक्षा यथा मैट्रिक स्तरीय 10वीं, इंटरमीडिएट स्तरीय 12वीं एवं इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग अर्हता पद के लिए जारी की गई है। इस संशोधन नियमावली का सबसे प्रमुख प्रावधान है कि उपरोक्त परीक्षा 2 चरण यथा प्रारंभिक एवं मुख्य स्तर की होगी। हालांकि किसी भी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन होने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC अंतिम निर्णय लेगा। बता दें कि पिछले दिनों ही उपरोक्त तीनों परीक्षा संचालन नियमावली को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल चुकी है। उपरोक्त 3 संशोधित नियमावली में परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा लेने की पूरी प्रक्रिया एवं न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधानों का विस्तृत वर्णन है। परीक्षा का स्वरूप। प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान से संबंधित 5 विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगी। विषय कुल प्रश्न: सामान्य अध्ययन 30, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60, सामान्य गणित 10, सामान्य विज्ञान 10, मानसिक क्षमता जांच 10, कुल 120। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए चयन। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर JSSC द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद कुल रिक्ति के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधाक्रम के अनुसार प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उक्त सूची में किसी कोटि के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व रिक्ति के 15 गुना से कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए सभी कोटि के अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक लाने वाले शेष सभी अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित किया जाएगा। संशोधित नियमावली में प्रारंभिक परीक्षा अंतर्गत न्यूनतम अंक संबंधी प्रावधान, आरक्षण कोटि, न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 40, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, पिछड़ा वर्ग 36.5, आदिम जनजाति 30। सऊदी अरब से भारत लौटते समय धनबाद का युवक लापता, परिवार ने जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार। झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहर टांड बस्ती निवासी चंदेश्वर कुमार के सऊदी अरब जेद्दा से भारत लौटते समय लापता हो जाने का मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे परिवार में भारी चिंता और बेचैनी का माहौल है। परिजनों ने मामले में त्वरित कार्यवाही के लिए झरिया की विधायक रागिनी सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से लिखित रूप से सहायता की गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार चंदेश्वर कुमार 28 जुलाई 2025 को सूरत की एक एजेंसी SR इंजीनियरिंग के माध्यम से सऊदी अरब के जेद्दा स्थित अल जमील मेटल वर्क फैक्ट्री LLC में फिटर के पद पर 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने गए थे। उनका भारत लौटने का टिकट 10 जनवरी 2026 को इंडिगो एयरलाइंस से जेद्दा से अहमदाबाद के लिए बुक था, जिसका PNR नंबर T4F5HV बताया गया है।
परिवार के सदस्य राजू शाह ने बताया कि 10 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 3:30 बजे चंदेश्वर कुमार से व्हाट्सएप कॉल पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे जेद्दा एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं और थोड़ी देर में भारत के लिए रवाना होंगे। इसके बाद से उनका मोबाइल फोन बंद आ रहा है और किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों द्वारा इंडिगो एयरलाइंस से संपर्क करने पर एयरलाइंस ने बताया कि इस नाम का कोई यात्री उस दिन फ्लाइट में बोर्ड नहीं हुआ। वहीं जेद्दा में जिस कमरे में वे रहते थे, वहां के रूममेट्स ने भी बताया कि चंदेश्वर कुमार पिछले करीब 10 दिनों से वहां मौजूद नहीं हैं। देवघर में बड़ा रेल हादसा टला। गोरखपुर आसनसोल ट्रेन से ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 बाइक सवार गंभीर घायल। देवघर देवीपुर मुख्य सड़क पर नावाडीह रेलवे फाटक के पास उस समय हड़कंप मच गया जब गोरखपुर से आसनसोल जा रही यात्री ट्रेन की टक्कर एक ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर मौजूद लोग सहम गए और कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शुरुआती क्षणों में लोगों को किसी बड़े हादसे की आशंका सताने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जसीडीह से आसनसोल की ओर जा रही ट्रेन जैसे ही नावाडीह रेलवे फाटक के पास पहुंची, उसी दौरान देवघर से देवीपुर की ओर जा रहा एक ट्रक खुले रेलवे फाटक से रेल लाइन पार करने लगा। बताया जा रहा है कि उस समय रेलवे फाटक बंद नहीं किया गया था। दूर से खतरे को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन की गति कम की और इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन जब तक ट्रेन पूरी तरह रुक पाती तब तक इंजन ट्रक से टकरा गया। ट्रेन की टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क की ओर पलटते हुए 2 मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हालांकि बाद में स्थिति का आकलन करने पर राहत की बात सामने आई कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक की चपेट में आए दोनों मोटरसाइकिल सवार घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए सड़क और रेल मार्ग दोनों पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। ट्रेन को मौके पर ही रोकना पड़ा, वहीं सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, रेल पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करने में जुट गए। सूत्रों के मुताबिक इस घटना में रेलवे गेटमैन की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि फाटक खुले होने के बावजूद ट्रक को रेल लाइन पार करने दिया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। लोको पायलट की सतर्कता और समय पर ब्रेक लगाने से एक बड़ा रेल हादसा टल गया, नहीं तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। सारंडा एनकाउंटर में मारा गया 1 करोड़ का इनामी अनल दा, 14 अन्य नक्सलियों के मारे जाने की सूचना। सारंडा जंगल में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी और भाकपा माओवादी के केंद्रीय कमेटी सदस्य अनल दा उर्फ पतिराम मांझी समेत 10 नक्सली मारे गए। अनल झारखंड के सबसे घातक नक्सलियों में गिने जाते थे और माओवादी संगठन में उनका विशेष कद था। मुठभेड़ सुबह तड़के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुंभड़ी गांव के पास शुरू हुई। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और मुठभेड़ तेज हो गई। घटना के दौरान पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आसपास के ग्रामीण गोलीबारी की आवाजें सुनकर सहम गए। सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। सूत्र सेनाओं का कहना है कि अनल उर्फ पतिराम की मौत नक्सलियों के लिए बड़ा झटका है। झारखंड और आसपास के राज्यों में उनका कद और आतंक लंबे समय से पहचाना जाता था। माओवादी संगठन में केंद्रीय कमेटी सदस्य के रूप में उनकी सक्रियता ने उन्हें सबसे खतरनाक नक्सलियों में शुमार कर दिया था। सुरक्षा बलों का कहना है कि इस अभियान से सारंडा और आसपास के क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों पर कड़ा प्रभाव पड़ेगा। लंदन दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन ने यूके की मंत्री सीमा मल्होत्रा से मुलाकात की। झारखंड यूके सहयोग पर चर्चा। यूनाइटेड किंगडम दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूके सरकार के संसदीय अफसर सचिव सीमा मल्होत्रा से भेंट की। इस दौरान शिक्षा, कौशल विकास, उत्तरदायी मनन, क्लाइमेट ट्रांजिशन, संस्कृति एवं विरासत संरक्षण जैसे क्षेत्रों में झारखंड यूके के व्यावहारिक सहयोग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान यूके ने झारखंड सरकार की मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप और चेवनिंग मरांग गोमके जयपाल मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप की सराहना की और इन्हें भारत यूके साझेदारी का सशक्त और जीवंत उदाहरण बताया। चर्चा के दौरान पिछले 4 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक विद्यार्थियों को मिले लाभ की चर्चा की गई। साथ ही दोनों पक्षों ने सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड स्कॉलरशिप मार्गों पर कार्य करने और विदेश अध्ययन को मेंटरशिप, इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास और सार्वजनिक सेवा अनुभव से जोड़ने के लिए एक निश्चित योजना विकसित करने पर रुचि व्यक्त की।
मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में यूके के प्रमुख विश्वविद्यालयों, स्किल्स एवं क्वालिफिकेशन संस्थानों के साथ संस्थागत साझेदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इसमें खनन टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और सततता, डेटा और एआई, गवर्नेंस और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में संयुक्त एकेडमिक कार्यक्रम, फैकल्टी एक्सचेंज, एप्लाइड रिसर्च और टीवीईटी और अप्रेंटिसशिप मार्गों की स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने मंत्री सीमा मल्होत्रा को झारखंड भ्रमण का आमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस मुख्यालय का भी अवलोकन कराया गया। साथ ही मंत्री मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री को शनिवार को यूके के प्रतिष्ठित मेगालिथिक एवं मोनोलिथिक विरासत स्थल स्टोनहेंज के भ्रमण का आमंत्रण भी दिया। गिरिडीह के खंडोली मोड़ के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली मोड़ के पास मधवाड़ी में गुरुवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश साव उर्फ टिंकू साव के रूप में हुई है। वो जेरुआडीह पंचायत के डाक बंगला पिरहाकट्टा गांव का निवासी था और डाक बंगला चौक पर किराना दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार राजेश अपनी पत्नी को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर स्थित उसके मायके छोड़कर गुरुवार की शाम बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान गिरिडीह महेश मुंडा मुख्य मार्ग पर मधवाड़ी के पास बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेश बाइक से उछलकर सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस से घायल युवक को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। पत्नी व अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2026 आवेदन प्रपत्र भरने से छूटे छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 निर्धारित थी। इसके पश्चात पोर्टल बंद कर परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि कुछ शिक्षक संघों, विद्यालय प्रधानों, छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए समय पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र न भर पाने की जानकारी दी और आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया। परिषद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की तिथि 24 फरवरी 2026 निर्धारित है और अल्पावधि के कारण इस परीक्षा के लिए अब आवेदन स्वीकार करना संभव नहीं है। इस संदर्भ में ये निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों ने परीक्षा आवेदन प्रपत्र नहीं भरा, उनके लिए कक्षा 8 की विशेष परीक्षा 2026 का आयोजन परीक्षा परिणाम के उपरांत किया जाएगा। कक्षा 8 से संबंधित सभी परीक्षार्थियों, उनके अभिभावकों और विद्यालय प्रधानों से अनुरोध किया गया है कि छात्र अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। परिषद द्वारा विशेष परीक्षा के लिए इन छात्रों के आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में मौत पर मिलेगी 2 लाख की राशि, घायल को 50,000। रामगढ़ जिला परिवहन कार्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत हिट एंड रन मुआवजा योजना को लेकर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोटर वाहन निरीक्षक मोनू मृणाल व विपुल उराव की मौजूदगी में लोगों को हिट एंड रन मुआवजा योजना के बारे में बताया गया। काउंसलिंग के दौरान बताया गया कि सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन की स्थिति में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये तथा मृत्यु की स्थिति में पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके परिजनों को तुरंत राहत प्रदान करना है। योजना का लाभ लेने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक ने लोगों को आवेदन की प्रक्रिया समझाई। साथ ही उन्होंने आवेदन के लिए जरूरी कागजात के बारे में बताया। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु की स्थिति में आधार कार्ड एवं बैंक खाते की जानकारी से संबंधित प्रक्रिया के बारे में समझाया। साथ ही ये भी बताया गया कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन जमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित की सहायता करने तथा स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन आवर के महत्व को समझते हुए घायल व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की गई। ये काउंसलिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग हिट एंड रन मुआवजा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड में अभी ठंड से राहत नहीं, 26 जनवरी के बाद मौसम में हो सकता है बदलाव।
झारखंड में फिलहाल अगले 2 दिनों तक ठंड से पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट देखी जा सकती है, जिससे सुबह और रात के समय कनकनी बनी रहेगी। हालांकि इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस होगी। 24 और 25 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 26 जनवरी की सुबह कोहरा छाने का अनुमान है। तापमान के अनुसार चाईबासा 30 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जबकि गुमला 8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर पश्चिमी जिलों जैसे पलामू और गढ़वा में रात का पारा 8 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं सिरभूम क्षेत्र में अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। कुल मिलाकर राज्य में शीतलहर का प्रभाव अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि 26 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर 2 दिनों के भीतर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है, जिससे राज्य के मौसम में फिर से बदलाव आने की संभावना बन गई है। इस बदलाव के कारण आसमान में बादल बढ़ सकते हैं और सुबह के समय कोहरे में इजाफा होने के साथ साथ तापमान में फिर से उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और मौसम केंद्र ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसके अलावा कोहरे की स्थिति को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने को कहा गया है। झरिया में मजदूर के साथ मारपीट पर भड़के पूर्व विधायक संजीव सिंह बोले, मजदूरों का शोषण नहीं करेंगे बर्दाश्त। बीसीसीएल एरिया 10 में रास्ता विवाद के चलते मजदूरों के साथ मारपीट के बाद मामला काफी आगे बढ़ गया है। इस पर झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। दोनों घटना के बाद मौके पर पहुंचे और एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक कुंभनाथ सिंह और एलबी सिंह पर जमकर बरसे। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने इस दौरान कहा कि घटना मारपीट की हुई है, तो एक बात हम बता देते हैं कि भले कि बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता हो, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि जितने भी बीसीसीएल कर्मी हैं वे वही लोग हैं जो पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे। उनके ही प्रोडक्शन और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या फिर कुछ और, वो उनके ही निर्देश पर ये सारा काम होता है। संजीव सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर रहे, अपना काम करे और अपनी हद में रहे। मजदूर का बाप बनने का प्रयास न करें। यदि बाप बनना चाहते हैं तो उससे पहले ही धनबाद छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाएं। और उन्होंने आगे कहा कि एक बात साफ कह देते हैं कि जिस भी स्तर से मजदूरों का शोषण एवं दोहन हुआ है उसको हम खत्म कराकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े। इस दौरान पूर्व विधायक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं और उन्हें साफ कह देना चाहते हैं, भले ही आप हमारे गांव के हैं, गांव की रिश्तेदारी गांव में देखी जाएगी, लेकिन झरिया की जनता के प्रति कोई भी अनर्गल काम आपके द्वारा किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक कुंभनाथ सिंह और एलबी सिंह दोनों इनके करीबी में से हैं। इधर झरिया से विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि मजदूरों के साथ मारपीट करने वालों को हर हाल में नहीं बख्शा जाएगा। रामगढ़ में दयाल स्टील फैक्ट्री लूट कांड का पर्दाफाश, अंतरजिला चोर गिरोह के 7 शातिर गिरफ्तार। दयाल स्टील फैक्ट्री में लूट की वारदात का रामगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में चोर गिरोह के 7 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1,03,000 रुपए नगद, 1 देशी कट्टा, 2 कारतूस, 6 मोबाइल, तांबा का तार बरामद किया गया है। साथ ही एक टाटा मैजिक और एक बोलेरो वाहन जब्त किया गया है। इसकी पुष्टि रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने की है। एसपी ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में 12 जनवरी को चाह स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में 10 से 12 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधी फैक्ट्री की चहारदीवारी में सेंध लगाकर अंदर दाखिल हुए थे और सुरक्षा गार्ड को पिस्टल का भय दिखाकर बंधक बना लिया था और 20-25 लाख रुपए के कॉपर वायर सहित अन्य कीमती सामान 4 पहिया वाहन में लोडकर फरार हो गए थे। घटना के बाद रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर अपराधियों की पहचान की और उनकी गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दयाल स्टील फैक्ट्री लूट कांड में शामिल अपराधी NH 23 के बारलॉग छतरमांडू क्षेत्र से होते हुए कुज्जू की ओर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छतरमांडू के पास वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की।
पुलिस ने पीछा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और बुलेरो को जब्त कर लिया। पूछताछ में अपराधियों ने स्वीकार किया कि नगद राशि दयाल स्टील फैक्ट्री से लूटे गए सामान को बेचकर प्राप्त की गई थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र से भी लूट का सामान बरामद किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है। रांची के नगड़ी में डकैतों का कहर, घर में घुसकर पीड़ितों पर हमला कर लूट ले गए लाखों की ज्वेलरी। रांची नगड़ी क्षेत्र में 6 के करीब अपराधियों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात में अपराधियों ने लूटपाट के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के मनोकामना नगर में बुधवार रात करीब 2 बजे एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। देर रात अपराधी सुमेश महतो के घर में डकैती की नीयत से घर में घुसे। घर में घुसते ही अपराधियों ने लूटपाट शुरू कर दी। जब सोमेश की पत्नी ने अपराधियों का विरोध किया तो अपराधियों ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर की। इस दौरान बीच बचाव करने आए सुमेश महतो पर भी अपराधियों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने बर्बरता की हद पार करते हुए सुमेश के 13 साल के मासूम बच्चे की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सुमेश और उनकी पत्नी और बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। जब पड़ोसियों ने सुमेश के घर जाकर देखा तब तक काफी देर हो चुकी थी। सभी अपराधी घर में रखी ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो चुके थे। सुमेश के पड़ोसी दिवाकर ने बताया कि जब मोहल्ले वाले सुमेश के घर पहुंचे तो वहां की स्थिति खौफनाक थी। सभी कमरों में सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। पति पत्नी और बच्चे खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। दिवाकर ने बताया कि अपराधी कितने बेरहम थे कि उन्होंने 13 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा। पड़ोसी दिवाकर के मुताबिक सभी को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां बच्चे और उसकी मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पड़ोसियों ने बताया कि घर का सारा कीमती सामान जैसे गहने और नकदी सब कुछ गायब है। अभी पति पत्नी की स्थिति गंभीर है और दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में उनके घर से क्या क्या सामान गायब हुआ है, इसकी पूरी जानकारी ठीक से नहीं मिली है। उनके होश में आने के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के तकरीबन 2 बजे लाठी और डंडों से लैस डकैत सुमेश महतो के घर डकैती करने पहुंचे थे। इस दौरान परिवार के जिस सदस्य ने उनका विरोध किया उसे बुरी तरह से पीटा गया। सुमेश के घर में 2 मजदूर भी बाहर के कमरे में सो रहे थे। उस दौरान अपराधियों ने दोनों को अंदर आते समय ही बंधक बना लिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद नगरी पुलिस आनन फानन में सुमेश महतो के घर पहुंची। साथ ही डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी घटना की जांच कर रही है ताकि अपराधियों का कुछ सुराग मिल सके। बीसीसीएल की ओपन कास्ट परियोजना का रास्ता काटा, विरोध करने पर कोल कर्मियों के साथ मारपीट, प्रतिरोध में सड़क जाम। बीसीसीएल लोधना एरिया 10 में संचालित एनटीएसटी परियोजना का रास्ता काट दिया गया। इसका विरोध करने पर परियोजना में काम करने वाले कोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई। कोल कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया, जिसमें कई कोल कर्मी घायल हो गए। घायल कर्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। रास्ता काटने और कोल कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक कुंभनाथ सिंह और एलबी सिंह पर लगा है। घटना के विरोध में बीसीसीएल कर्मचारियों ने अलग अलग यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ तिसरा थाना क्षेत्र के झरिया बलियापुर मुख्य सड़क को ठाकुर मोड़ के समीप जाम कर दिया। इस कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। जानकारी मिलने के बाद तिसरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई है। यूनियन के प्रतिनिधियों ने पहले परियोजना का रास्ता खोलने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर एटी देव प्रभाव आउटसोर्सिंग का चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। वहीं घटना को लेकर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि बीसीसीएल की अपनी एनटीएसटी परियोजना चलती है, जिसमें बीसीसीएल के करीब 1300 कर्मचारी काम करते हैं। 10 सालों तक अनवरत प्रोडक्शन के लिए सभी ट्रेड यूनियन के साथ एक लिखित करार भी हुआ था, लेकिन बदल में ही चल रही एटी देव प्रभा प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी को लाभ पहुंचाने के मकसद से बीसीसीएल की अपनी परियोजना का रास्ता काट दिया गया। रास्ता काटे जाने का विरोध करने पर कोल कर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। कई कोल कर्मी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक रास्ता चालू नहीं हो जाता है तब तक सड़क जाम रहेगी।
शिक्षा व कौशल विकास पर झारखंड यूके के बीच उच्च स्तरीय राउंड टेबल संवाद। लंदन प्रवास के दौरान झारखंड सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को शिक्षा एवं कौशल विकास पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय राउंड टेबल संवाद के साथ एक नई पहल की शुरुआत की। यह बैठक सुबह 9:45 बजे से दिन के 11:30 बजे तक हुई। इसमें यूके के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्किलिंग संगठनों, अवार्डिंग बॉडीज और अप्रेंटिसशिप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता मंत्री सुदेव्य कुमार व अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल ने की। संवाद का उद्देश्य झारखंड के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने की रणनीति पर विचार विमर्श करना रहा। मंत्री सुदेव्य कुमार ने कहा कि ये संवाद उस स्पष्ट सोच को मजबूती देता है जिसमें शिक्षा को रोजगार से, कौशल को अवसर से और स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक मंच से जोड़ा जा रहा है। सीएम के मार्गदर्शन में अबुआ सरकार द्वारा युवा शक्ति को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल है। झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने राज्य को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि वैश्विक शिक्षा और नवाचार के संभावित केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस तथ्य पर ध्यान आकृष्ट किया कि हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की गतिविधियां मुख्यतः पश्चिमी भारत, दिल्ली एनसीआर और दक्षिण भारत तक सीमित रही हैं, जबकि पूर्वी और मध्य भारत अब भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा निवेश के मानचित्र से बाहर हैं। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और परिणामों को सुदृढ़ करने हेतु 3 प्रमुख सुधारात्मक कदम प्रस्तुत किए। राज्य संकाय विकास अकादमी की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अनिवार्य 8 सप्ताह की इंटर्नशिप तथा राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के अनुरूप राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक के मामले में झारखंड राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। विदेशी छात्रवृत्ति मार्ग के तहत यूके जाने वाले छात्रों में 65% महिलाएं हैं, जो राज्य की युवा महिलाओं की वैश्विक शिक्षा के प्रति बढ़ती आकांक्षा को दर्शाता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।